मेरा नाम अंजना है। मैं बचपन से ही अनाथ थी, अपनी मासी के पास रहा करती थी। लेकिन जब मेरी मुलाकात अक्षय से हुई तो उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। हम दोनों की मोहब्बत शादी तक पहुंच गई। मुझे यकीन नहीं होता था कि मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई है। और फिर शादी के बाद एक खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी। अक्षय कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारा है और मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बचपन से लेकर अब तक मैं अपने माता पिता की मोहब्बत से तो दूर रही थी, लेकिन पति ने इतना प्यार दिया था कि फिर मुझे किसी की मोहब्बत की ज़रूरत ही नहीं थी। मेरी सास का बिहेवियर शुरू शुरू में बहुत कड़क था, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ससुराल पहुंचने के बाद मैं उनका दिल जीत लूँगी, और फिर मैंने ऐसा ही किया। मेरी ससुराल में मेरे पति के अलावा उनके माता पिता थे। मेरे पति अपनी माँ के इकलौते बेटे थे। मेरी सास की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, इसलिए मेरे सास ससुर और ससुर भी ज़्यादा बूढ़े नहीं हुए थे। शादी के बाद ज़िंदगी एक सपने जैसी लगने लगी थी। मेरे पति मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, फैक्ट्री में काम करते थे, मेहनती और ईमानदार इंसान थे, और मेरी हर खुशी को वक्त से पहले वो पूरा कर दिया करते थे। मुझे याद है कि जब एक बार मेरा बाहर का खाना खाने का मन कर रहा था तो मैंने अपने पति को इस बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैं कल तुम्हें लेकर चलूँगा, मैं तुम्हारी हर खुशी हर जिम्मेदारी पूरी करूँगा। वो मुझे अगले ही दिन एक छोटे से रेस्टोरेंट में ले गए थे। मेरी आंखों में चमक देखकर वो बहुत खुश हुए थे। मुझे जैसे वो दुनिया बहुत हसीन लगने लगी थी। मेरे पति कहा करते थे कि तुम बस हमेशा प्रार्थना करती रहो कि हम दोनों का साथ इसी तरह बरकरार रहे। जिंदगी छोटी छोटी खुशियों से सजने लगी। मेरे पति फैक्ट्री चले जाते थे और मैं घर के कामों में लगी रहती थी। मेरी सास छोटी छोटी बातों पर रोक टोक किया करती थी, लेकिन मैं उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। रात को जब अक्षय थके हारे घर आते तो मैं उनको चाय बनाकर दिया करती थी। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं की थी। मैं चाहती थी कि मेरे सर पर हमेशा मेरे पति की मोहब्बत भरा हाथ रहे, जो अब मुझे नसीब हो चुका है। मेरी शादी को 8 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक कोई गुड न्यूज़ नहीं थी। सब मुझसे पूछते थे कि बेटा, खुशखबरी कब दे रही हो। दिन गुजरते गए, मैं हर दिन खुशी की तलाश कर रही थी, तो फिर ऊपर वाले ने मुझे बच्चे की खुशखबरी भी दे दी थी, जिससे अक्षय बहुत खुश हुए थे और कहने लगे कि तुम देखना अंजना, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा, हमारा बच्चा भी खूब सेहतमंद होगा। हम दोनों बहुत खुश थे और अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचते रहते थे। मेरे पति कहते थे कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा और उनको कामयाब बनाऊँगा, और मैं उनकी बातों पर मुस्कुराती रहती थी। मेरी सास को भी जब ये खुशखबरी मिली तो उनके दिल में मेरे लिए जो थोड़ी बहुत नाराज़गी रहा करती थी वो भी अब ख़त्म हो गई, और उन्होंने भी मेरे प्रेगनेंसी के दिनों में मेरा बहुत ख्याल रखा था। फिर मैंने पहले बेटे को जन्म दिया, जिसके आने से घर में खुशियाँ फैल गई थी। मेरे पति काम पर चले जाते और मैं उसका ख्याल रखा करती थी। जिंदगी इसी तरह से गुजरने लगी। घर में बच्चे की आवाज़ें गूंजती तो घर की दीवारें महक जाती थी, लेकिन अब मेरी सास का बर्ताव कुछ मेरी तरफ से बिगड़ता जा रहा था। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, अगर बेटा पैदा कर लिया है तो क्या समझती हो कि तुम्हारा फ़र्ज़ पूरा हो गया? देखते हैं कि तुम्हारे अंदर सलीका कब आता है। मैं उनकी बातें खामोशी से सुन लिया करती थी कि उनका दिल अभी भी मेरी तरफ से साफ नहीं है। उन्हें नाराज़गी हमेशा ऐसी बात से रहा करती थी कि उनके बेटे ने अपनी पसंद से शादी क्यों की। अक्षय ने जब मेरी मासी से रिश्ते की बात की तो वो फ़ौरन मान गई थी, लेकिन उसने अपनी माँ को शादी के लिए बड़ी मुश्किल से राज़ी किया था। एक दिन जब अक्षय घर आए तो मेरी सास ने कहा कि बेटा, तुम्हारी पत्नी से तो अभी तक ढंग से कपड़े भी धोने नहीं आते। तो मेरे पति ने अपनी माँ से हंसते हुए कहा कि माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कपड़े मैं धो दिया करूँगा। मेरे पति अगर मेरी हमदर्दी ना करते तो न जाने मैं कब की टूट गई होती। कुछ महीने और इसी तरह से गुजर गए। ऊपर वाले ने मुझे एक और गुड न्यूज़ दी। जब मैंने इस बारे में अपने पति को बताया तो उनकी खुशी डबल हो गई। हम दोनों ने अपने दिल में बहुत सारे नए सपने बसा लिए थे, लेकिन इस बार मेरी सास को कोई खुशी नहीं हुई थी। हाँ, लेकिन कभी कभी वो मेरे लिए मीठा ज़रूर बना दिया करती थी। मैंने उसे ही अपनी जीत समझा। फिर कुछ समय के बाद मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब हमारा परिवार पूरा हो गया था। हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। अगर कभी कभी घर में थोड़ी बहुत नोकझोंक हो भी जाती तो वो मेरी सास की वजह से होती थी। बेटा माँ के पीछे पीछे और बेटी पिता की बाहों में। अब मेरी ज़िंदगी में 2-2 बच्चे आ गए थे। घर का काम भी ज़्यादा होता था। मुझे पूरे दिन बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता था। मैं बस बच्चों के आगे पीछे घूमती रहती थी।
इसीलिए कभी कभी छोटी मोटी गलतियां हो जाया करती थी। इन छोटी मोटी गलतियों को ही मेरी सास बड़ा बनाकर अपने बेटे के सामने पेश किया करती थी। एक दिन उन्होंने मेरे पति से शिकायत की कि देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने खाना जला दिया, 2 बच्चे पैदा करके खुद को माँ समझने लगी है। इस दुनिया में इसके ही बच्चे नहीं हैं, बहुत सारी औरतें हैं जिनके पास बच्चे हैं, वो बच्चों को संभालने के साथ साथ गृहस्थी भी संभालती हैं। तुम्हारी पत्नी है कि जिससे ठीक से गृहस्थी नहीं चल रही है। मैं उनकी बातों को दिल पर नहीं लेती थी, बल्कि खामोश हो जाया करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पति उनका गुस्सा शांत कर दिया करते थे और उनको कंट्रोल में ले लिया करते थे। हम दोनों पति पत्नी रात को अपने बच्चों के बारे में बातें किया करते थे कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा और बेटी भी डॉक्टर बनेगी। मैंने इन सपनों को अपनी आंखों में सजा लिया था। मेरे ससुर जी भी बच्चों से बहुत प्यार किया करते थे। उनको स्कूल छोड़कर आना और लेकर आना उनकी ही जिम्मेदारी थी। एक दिन मेरी सास के दूर के रिश्तेदार आ रहे थे। मेरी सास ने कहा कि मेहमानों के लिए खाना अच्छे से बनाना। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं मेहमानों के लिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ूंगी। मुझसे जितना हो सकेगा मैं अपना बेस्ट दूंगी, ताकि मेरी सास के दिल में मेरे लिए जगह बन जाए। वो कहीं तो मुझसे खुश हों। मेरे पति फैक्ट्री जा चुके थे और मैं मेहमानों के लिए घर में अच्छे अच्छे पकवान बना रही थी। घर में चहल पहल थी। मैंने सारे इंतज़ाम कर लिए थे। रात का समय हुआ तो सारे मेहमान आ चुके थे, लेकिन बड़ी अजीब बात थी कि अभी तक अक्षय घर नहीं आए थे। मैंने डाइनिंग टेबल पर बर्तन भी लगा दिए थे और अपनी सास से कहा था कि माँ, किचन में जाकर खाना चेक कर लीजिए। मुझे लगा कि आज वो नखरे नहीं दिखाएंगी। आखिरकार आज मैंने उनका दिल जीतने की हर कोशिश की थी। मेरी सास को खाना तो पसंद आया था, लेकिन उनका मूड अभी भी वैसा का वैसा ही था। रात के 9 बज चुके थे। अक्सर अक्षय 8 बजे या 8 बजे से पहले ही घर आ जाते थे। मेरी सास ने कहा कि एक बार उसे फ़ोन करके देखो कहाँ रह गया है, क्योंकि सारे मेहमान खाने से बैठे थे। मैंने अपने पति को फ़ोन लगाया तो उन्होंने फ़ोन रिसीव भी नहीं किया। वक्त गुजरता जा रहा था और मेरे दिल में बेचैनी हो रही थी। मैं बार बार उनको फ़ोन लगा रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि शायद रास्ते में होंगे, लेकिन जब मेहमानों की तरफ देखती तो दिल उदास हो जाता। मैंने अपनी सास से कह दिया था कि आप मेहमानों के साथ खाना खा लीजिए, पता नहीं अक्षय को घर आने में कितना समय लग जाए। मजबूरन मेरी सास को मेहमानों के साथ खाना खाना पड़ा। मैं बहुत परेशान हो रही थी। बार बार दरवाजे पर निगाह टिकी हुई थी कि कब अक्षय घर के अंदर दाखिल हों। लेकिन कुछ समय के बाद, लगभग 11:30 बजे का समय होगा, जब अचानक गली में शोर उठा। लोग हमारे घर के दरवाजे की तरफ आ रहे थे। मैंने अपनी बेटी को गोद में संभाला और जैसे ही घर के दरवाजे की तरफ लपकी तो मोहल्ले के एक लड़का हांफता हुआ आया और कहने लगा कि अंजना भाभी, अक्षय भैया का एक्सीडेंट हो गया। ये बात सुनकर तो मेरी बेटी मेरे हाथ से छूट गई। मेरी सास ने उसे संभाला। मैंने कहा, कहाँ है वो? तो उसने बताया कि भैया जी को अस्पताल लेकर गए हैं। मैं भागते हुए सड़क पर निकली, जैसे तैसे रिक्शा में बैठी और अस्पताल तक पहुंची। लेकिन वहां पहुंचने के बाद पता चला कि मेरे पति की मौत हो चुकी है। एक वार्ड बॉय ने मुझे आकर यह खबर सुनाई। मेरे कानों में जैसे एक धमाका हुआ और मैं दीवार से लगकर नीचे बैठ गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जैसे सारी दुनिया खत्म हो गई हो। कुछ समय के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल में ही मौजूद पाया था। सामने स्ट्रेचर पर एक लाश रखी हुई थी, जिसका चेहरा सफ़ेद रंग की चादर से ढका हुआ था। मैं रोते रोते वहां तक पहुंची तो देखा कि वहां मेरे पति का सुकूनदायक चेहरा जैसे सो रहा हो। मैंने रोते हुए कहा कि उठो अक्षय, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मेरा रोना पूरा अस्पताल सुन रहा था। किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बहन सब्र करो। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था, मैं कैसे सब्र कर सकती थी। घर वापस आई तो मेरी सास दरवाजे पर खड़ी हुई थी। उन्होंने बेटे की लाश देखते ही रोना शुरू कर दिया। मेरा जवान बेटा मर गया। मेरे ससुर बेटे के अंतिम संस्कार की तैयारी में लग गए थे और मेरे दोनों बच्चे मुझसे लिपट गए। बच्चे बार बार पूछ रहे थे, माँ पापा कहाँ हैं? अब मैं उनको क्या जवाब देती? घर में सब लोग मेरे पति की मौत का शोक मना रहे थे, लेकिन अब मेरी सास मेरे पति की मौत का जिम्मेदार मुझे ठहरा रही थी। कहने लगी कि ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। जब मेरे पति का अंतिम संस्कार हो गया और सब लोग घर से चले गए तो घर में खौफनाक खामोशी छा गई। मैं दीवार से टेक लगाकर बैठी हुई थी। बेटी गोद में थी और बेटा मेरे बराबर में बैठा था और मैं रोते रोते अपने पति से बातें कर रही थी। अक्षय,
तुमने तो कहा था कि हमेशा मेरे साथ रहोगे, लेकिन तुम तो मुझे और बच्चों को अकेला छोड़कर चले गए। हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। सारी रात इसी तरह रोते रोते गुजर गई थी। मोहल्ले के लोग भी बातें बना रहे थे कि बेचारी इतनी जल्दी विधवा हो गई, पता नहीं अपने पति के बिना कैसे जिंदगी गुजारेगी, बच्चों की परवरिश कैसे करेगी। मगर मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। बेटे की मौत का सदमा उनके दिल को लग चुका था। मेरी सास बिल्कुल खामोश हो गई थी। दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन मेरी सास की आंखों में मेरे लिए सख्ती बढ़ती जा रही थी। मेरे लिए अब ये घर नहीं सिर्फ चार दीवारी बन गया था जिसमें मोहब्बत बाकी नहीं रही थी। मैंने प्रार्थना की कि मैं अपने बच्चों का हाथ कभी ना छोड़ सकूं, ऊपर वाला मुझे इतनी हिम्मत दे दे। मगर मुझे नहीं पता था कि अभी तो दुखों की शुरुआत हुई थी। अक्षय के चले जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। बेटा आंगन में खेलता तो मेरी सास उसे डांट दिया करती, और अब तो ससुर जी का मूड भी बदलने लगा था। छोटी छोटी बातों पर वो बच्चों को डांटते रहते थे। कहते थे कि तुम्हारा पिता तो चला गया, लेकिन तुम लोग अपनी माँ के साथ मिलकर यहाँ सब कुछ बर्बाद कर दोगे। मैं काम तो करती थी, लेकिन उनकी बातों का जवाब नहीं दिया करती थी। एक दिन मेरी सास ने मोहल्ले वालों के सामने खुलेआम कह दिया कि देखना, हमारी बहू एक दिन घर से भाग जाएगी। खुली आज़ादी जो मिल गई है। पति के मरने के बाद ऐसी औरतें तो ऐसा ही करती हैं। अब तो मोहल्ले की औरतें भी मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगी थी और मुझे अजीब नज़र से देखती थी। एक दोपहर में किचन में थी और शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। जब एक पड़ोसन हमारे घर पर आई तो मेरी सास ने उनके सामने कह दिया कि विधवा होकर अब जवान बैठी है, न माता पिता है न भाई है, कोई इसे रोकने वाला नहीं है। इतना सुनकर मेरे हाथ से बर्तन ज़मीन पर गिर गए। मेरा बेटा करीब आया। मैं रो रही थी तो उसने कहा कि माँ, आप क्यों रो रही हो? क्या पापा अब कभी वापस नहीं आएंगे? मैंने तो उसे गले से लगा लिया और कहा कि नहीं बेटा, वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। एक दिन मेरी सास ने मेरे बेटे को डांट दिया कि तू भी अपनी माँ की तरह मनहूस बनेगा। मेरी बर्दाश्त की अब हद पार होती जा रही थी। मैंने अपनी सास से कहा कि माँ जी, मासूम बच्चे हैं, इन पर गुस्सा मत किया करो। मेरी सास ने घूरते हुए कहा कि अब तुझे ज़बान चलानी भी आ गई है, निकल जा मेरे घर से। मैं खामोश हो गई, क्योंकि मैं समझ गई थी कि अब बात किसी और तरफ जा रही है। मेरे ससुर हमेशा अपनी किराए की दुकानों का जिक्र किया करते थे कि हमारी 2 दुकानें हैं जिनका किराया आता है। बेटा मर गया तो क्या हुआ, उनसे हमारा गुजारा हो जाएगा, लेकिन हम तुम्हें अब घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब मुझे समझ आया था कि इन लोगों को लगता है कि मैं इनके घर पर और इनकी जायदाद पर कब्जा न कर लूं, इसलिए मुझे घर से बाहर निकालने की प्लानिंग बनाई जा रही है। मुझे इस सब की कोई ज़रूरत नहीं थी, बस मुझे इस घर में सुकून से रहने दिया जाए और 2 वक्त की रोटी मेरे बच्चों को मिल जाए, बस मेरे लिए यही बहुत था। लेकिन अब तो हमसे खाना भी छीना जाने लगा था। मैं ही खाना बनाती और मेरी साथ पूरा खाना पक जाने के बाद ना तो मुझे और ना ही मेरे बच्चों को खाना दिया करती थी, बल्कि दोनों पति पत्नी शौक से खाना खाया करते थे और कहते कि तुम्हारे लिए हमारे पास कुछ नहीं है। मेरे दोनों बच्चे भूख से तरसते हुए उन्हें देखते रहते थे। मेरी सास पूरे मोहल्ले के सामने मेरी बुराई किया करती थी कि इसने मेरे बेटे को भी मुझसे छीन लिया और मेरी खुशियाँ भी। एक दिन मेरी सास ने गुस्से में मेरा सामान आंगन में फेंकना शुरू कर दिया। मुझे यकीन हो गया था कि अब ये घर मेरे लिए नहीं रहा। मेरे बच्चे भी डर गए थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। दोनों मुझसे लिपट गए। मेरी सास ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि निकल जाओ मेरे घर से, यहाँ तुम लोगों का कोई हक नहीं है। जो कुछ था मेरे बेटे का था, अब मेरा बेटा नहीं रहा तो तुम्हें भी कुछ नहीं दूंगी। मैंने खामोशी से अपने सामान को समेटा और बच्चों का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दिल में बस एक ही उम्मीद थी, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। मैंने दरवाजे से बाहर कदम रखने से पहले आखिरी बार इस घर को पलटकर देखा था जहां मैंने कभी अपनी दुनिया सजाई थी। मेरा बेटा मेरी साड़ी का पल्लू पकड़कर खड़ा हुआ था। बेटी गोद में थी तो बेटा कहने लगा कि माँ, हमें कहाँ जाना है, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था उसे देने के लिए। मैं कुछ देर अपनी गली में खड़ी रही और सोचती रही कि कहाँ जाऊँ। मोहल्ले में कोई ऐसा नहीं था जो हमारी मदद करता, जिसके दरवाजे पर मैं मदद मांगने के लिए जाती। मैं कुछ देर अपनी गली में खड़ी रही और सोचती रही कि कहाँ जाऊँ। मोहल्ले में कोई ऐसा नहीं था जो हमारी मदद करता, जिसके दरवाजे पर मैं मदद मांगने के लिए जाती। आखिरकार मैं बच्चों को लेकर मोहल्ले के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई थी। रात बढ़ती जा रही थी। बच्चे कहने लगे कि माँ, भूख लग रही है। बेटी भी रो रही थी।
मैंने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और खुद को संभाला। कुछ देर बाद मोहल्ले के एक लड़का मुझे ढूंढता हुआ वहां आया और कहने लगा कि अरे अंजना भाभी, आपकी सास ने आपको बुलाया है, कहती हैं कि आपको एक शर्त पर घर में वापस आने देंगी। मैंने हैरानी से कहा कि कौन सी शर्त? उसने नज़र झुकाकर कहा कि भाभी जी, उनका कहना है कि आपको घर में नौकरानी बनकर रहना होगा। आपका ना कोई हक होगा और ना ही आप खुलकर बोल सकोगी, बस काम करोगी और खामोश रहोगी। मेरे कदम लड़खड़ा गए, लेकिन मैंने अपने बच्चों के चेहरे पर तरस खाकर कह दिया कि ठीक है, मैं आ रही हूँ। मैं जब अपनी ससुराल पहुंची तो मेरी सास ने मुझे घर के अंदर आने दिया। दरवाजे पर ही ससुर जी बैठे हुए थे। उनका बिहेवियर भी सख्त था और सास का मुंह भी बना हुआ था। अब इस घर में मेरी हैसियत बदतर हो चुकी थी। सुबह सवेरे उठना, घर में झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, खाना बनाना। पहले जो मेरी सास थोड़े बहुत काम कर लिया करती थी, अब उनके हिस्से के भी सारे काम करना मेरी जिम्मेदारी बन गया था। सारा दिन मैं एक मशीन की तरह चलती रहती थी। खाने के समय मेरी सास अपने पति के साथ बैठकर खाना खाने के लिए बैठ जाती थी। मेरे और बच्चों के लिए कुछ नहीं बचता। मेरा बेटा एक दिन रोते हुए कहने लगा कि माँ, बहुत तेज़ भूख लगी है। मैंने अपनी सास से हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि माँ जी, बच्चों के लिए कुछ खाने को दे दीजिए। उन्होंने रोटी का एक सूखा टुकड़ा ज़मीन पर फेंक दिया। ये लो और अपने बच्चों को खिला दो। मेरी आंखों में आंसू आए। मैंने आंसू साफ किए और वही रोटी का टुकड़ा उठाया और अपने बच्चों को खिलाया। उस समय मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे कि आज कैसी नौबत आ गई है। मेरा पति इस घर में नहीं है तो मेरे बच्चों को सूखी रोटी खानी पड़ रही है। अगले दिन मेरी बेटी की बहुत तबीयत खराब हो गई। मजबूरन मुझे अपने ससुर जी के पास जाना पड़ा, क्योंकि मेरी सास के दिल में तो बिल्कुल रहम नहीं था। मुझे लगा कि शायद ससुर के दिल में थोड़ा रहम बाकी होगा। मैंने उनसे कहा कि ससुर जी, कल्पना की बहुत तबीयत खराब हो रही है, उसे इलाज की ज़रूरत है, डॉक्टर के पास लेकर जाना है, पैसे दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि पागल हो गई हो क्या, मैं अपनी सारी दुकानों का किराया तुम लोगों पर खर्च कर दूं। उन्होंने भी इनकार कर दिया था। फिर मैं मजबूरन अपनी बेटी को लेकर सरकारी अस्पताल में गई, जहां डॉक्टर ने बताया कि आपकी बेटी को वैसे तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ढंग से खाना ना मिलने की वजह से शरीर में कमज़ोरी हो गई है, बस उनके खान पान का ध्यान रखिए। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं पर कंट्रोल किया और बच्चों को लेकर घर आ गई थी। बच्चों की हालत दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। मैंने फिर से अपनी सास से रिक्वेस्ट की कि माँ जी, बच्चों को खाने के लिए कुछ तो दे दीजिए, मेरे बच्चे बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर बच्चों का इतना ही ख्याल है तो अपने पति को क्यों मार दिया। मैंने चौंक कर कहा, ये आप क्या कह रही हो माँ जी, मैं अपने पति को भला क्यों मारूंगी। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, तूने नहीं मारा, मगर तेरी मनहूसियत ने तो मार दिया है ना। मैं खामोश हो गई और समझ गई थी कि इन लोगों से कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस दिन मैंने फ़ैसला कर लिया कि मुझे कुछ न कुछ करना होगा। अगले दिन मैंने अपने बच्चों को संभाला और पड़ोस में ही काम मांगने के लिए चली गई। वो औरत हमदर्दी से बोली कि अंजना, तुम अपने बच्चों की खातिर मेहनत तो कर रही हो, ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सास की इजाज़त लेना ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैंने अपनी सास से इजाज़त मांगी तो वो भड़क उठी और कहने लगी कि शरीफ घर की औरतें नौकरी नहीं करती। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें नौकरी करने की इजाज़त दे दूं, वो भी लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करने की। मैंने दिल में सोच लिया था कि मुझे अगर अपने बच्चों का पेट भरना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। दिन ब दिन मेरे सास ससुर मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। कभी बेटी रोती तो उसे डांटती, कभी बेटा खेलता तो उसे भी डांटा करते थे। ये सब कुछ मुझे बहुत बुरा लगता था। मैंने अपने बेटे को गले से लगाया और कहा कि बेटा, मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं मरने दूंगी। अब मैं हर दिन अपनी सास की जुल्म बर्दाश्त करके रात को सोचती कि कोई रास्ता निकल जाए, मगर हर सुबह वही ताने, वही बेइज्जती और वही भूख लेकर आई थी। बेटे के कपड़े बहुत पुराने हो चुके थे, बेटी का शरीर कमज़ोर हो गया था, लेकिन मेरी सास को तरस नहीं आता। उनके लिए मैं और मेरे बच्चे सिर्फ बोझ थे। एक दिन मेरी सास ने पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दिया, ये औरत मेरे घर में रह रही है, लेकिन मेरे लिए इसकी कोई अहमियत नहीं है। मोहल्ले वाले मुझे और मेरे बच्चों को तरस भरी नज़रों से देखते, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आता। मैंने महसूस कर लिया था कि अब ये बेइज्जती हमारी जान लेकर ही रहेगी। मेरे बच्चे कहते कि मम्मी, हम अच्छा खाना कब खाएंगे। मैं उनसे कहती कि बेटा, फ़िक्र मत करो, तुम्हारे पापा की दुआएं हमारे साथ हैं, हम भी एक दिन अच्छा खाना खाएंगे, वो भी पेट भर कर। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि क्या सच में ऐसा दिन भी आएगा। मेरे सास ससुर का बिहेवियर
मेरे और मेरे बच्चों के साथ दिन ब दिन सख्त होता जा रहा था। मैं सोचती कि भूख तो एक न एक दिन मिट जाएगी, लेकिन ये बेइज्जती कब ख़त्म होगी। एक दिन मुझे सोते हुए दिन के 10 बज गए थे। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरी सास के ज़ोरदार चिल्लाने की आवाज़ आई। उन्होंने कहा कि उठ जा मनहूस, निकल जा मेरे घर से। मेरी आँख खुली तो देखा कि उनके हाथ में मेरा सामान था और वो कहने लगी कि बस अब और मैं तुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो यहाँ से चली जा अपने बच्चों को लेकर। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े और कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है माँ जी, ऐसा मत करो। मगर उन्होंने मुझे धकेलते हुए घर से बाहर निकाल दिया। मेरा बेटा कहने लगा, मम्मी अब हम कहाँ जाएंगे। मेरी सास ने सामान भी दरवाजे के बाहर फेंकते हुए कहा, मुझे अपने घर के कमरे किराए पर देने हैं। अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। हम तेरा बोझ और नहीं उठा सकते। मोहल्ले की कुछ औरतें दीवारों के पीछे से झांक रही थीं। मैंने हिम्मत करके कहा, माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, छोटे हैं, मैं कहाँ जाऊँगी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता तू कहाँ जाएगी। उन्होंने एक ही झटके से अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं सामान और बच्चों को लेकर लड़खड़ाते हुए घर से निकल आ गई थी। मेरा वैसे भी इस दुनिया में कोई नहीं था, सिर्फ एक मासी थी, लेकिन मैं जानती थी कि अब तो वो भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगी। मैं फिर भी एक बार उनके घर चली गई। जब उन्होंने मुझे बच्चों और सामान सहित देखा तो कहने लगी कि यहाँ क्या लेने आई है। मेरा रोता हुआ चेहरा देखकर वो समझ गई थी। मैंने उनके आगे हाथ जोड़कर कहा कि मेरे पति के मरने के बाद सास ने मुझे घर से निकाल दिया। उनका बर्ताव मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मासी मुझे जगह दे दो। मगर उन्होंने तो मुझे धक्का दिया और कहने लगी कि नहीं, घर के अंदर दाखिल होने की हिम्मत भी मत करना। बस तेरी माँ मर गई तो तुझे लोगों ने मेरे हवाले कर दिया। मैंने तेरी परवरिश की, तेरी शादी की। अब तू चाहती है कि पति के मरने के बाद भी यहाँ आ जाए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आखिर कब तक मैं तेरा बोझ उठाती रहूंगी। निकल जा मेरे घर से। वहाँ के दरवाजे भी मेरे लिए बंद हो गए तो मैं रोती हुई वहाँ से भी वापस आ गई। सारा दिन मुझे इधर से उधर भटकते हुए हो गया था। रात हो गई तो सोचने लगी कि अब कहाँ जाऊंगी। सड़कों पर रात बिताने की हिम्मत नहीं थी। मुझे एक पुराना पार्क नजर आया। मैं वहाँ एक कोने में बच्चों को लेकर बैठ गई थी। मैंने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। मेरी बेटी सर्दी से कांप रही थी। मुझे सारी रात डर लगता रहा। कुत्ते भौंक रहे थे। मैं अपने बच्चों को तसल्ली देती रही। जब सुबह सूरज निकला तो बेटी बुखार से जल रही थी। कुछ देर के बाद एक भीख मांगने वाली औरत मेरे पास आई। उसने एक रोटी मुझे दी और कहने लगी, लो अपने बच्चों को खिला दो। मैंने रोटी को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक बेटी को दे दिया और एक बेटे को। जब पार्क में लोग आने शुरू हो गए तो मुझे वहां से भी भगा दिया गया। लोग मुझे भीख मांगने वाली औरत समझ रहे थे। मैं दूसरे रास्ते पर आ गई और वहां ज़मीन पर बैठकर रो रो कर अपने पति को याद करने लगी और कहने लगी कि अक्षय, अगर आज आप जिंदा होते तो शायद मेरी और बच्चों की हालत ऐसी न होती। मैं अपने बच्चों को लेकर दर दर की ठोकरें खा रही थी जब मेरा सामना एक औरत से हुआ। उसने मेरी बिगड़ी हुई हालत देखी तो समझ गई कि मैं बेसहारा हूँ। कहने लगी कि चलो बहन, मेरे घर में एक कमरा खाली है, वहाँ पर रह लेना। इस अजनबी औरत ने प्यार से कहा, मेरा हाथ पकड़ लिया तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ साथ चलने लगे। वो औरत मुझे एक पुराने इलाके में ले गई। छोटी छोटी गलियां और टूटे फूटे घर, पुराना सा दरवाज़ा, और वो हमें अंदर ले गई। कहने लगी कि ये मेरा घर है, महल तो नहीं है, लेकिन तुम्हें सर छुपाने की जगह मिल जाएगी। मैंने नज़र दौड़ाकर पूरे घर को देखा। घर की हालत बाहर से जितनी ख़राब थी उससे कई ज़्यादा अंदर से ख़राब थी। बच्चों को एक तरफ बैठा दिया और फिर एक पुराने स्टील के कटोरे में हमारे लिए वो पानी लेकर आई। उसने एक छोटा सा बिस्कुट का पैकेट मेरे बेटे को दिया। भूख में उसके लिए ये भी बहुत था। उसने बिस्किट को टूट कर खाया। फिर वो मेरे सामने बैठ गई और कहने लगी कि तुम क्या करती हो। मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया तो वो मुझसे हमदर्दी जताने लगी और कहने लगी कि बहन, इस दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं है, इसलिए किसी से उम्मीद मत लगाना। मैंने कहा, मैं आपके घर में भी कोई काम कर लूँगी, आपके घर की सफाई ही कर दिया करूँगी, बस मुझे अपने बच्चों के लिए छत चाहिए। उस औरत ने हंसकर कहा कि ऐसे काम तो सब करते हैं, लेकिन यहाँ काम कुछ और है। वो मेरी तरफ झुकी और मेरे कान में धीमे से कहने लगी कि तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे काम आएगी, तुम बहुत खूबसूरत हो, कमाई अच्छी होगी। उसके शब्द सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने डरते हुए कहा कि नहीं बहन, मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए इज्जत से जीना चाहती हूँ।
ये बात जानने के बाद कि वो औरत मुझे गलत काम करने पर मजबूर करना चाहती है, मैं उसके घर में अब 1 मिनट भी नहीं रुक सकती थी। मैंने अपनी बेटी को सीने से लगाया और उसके घर से निकल गई। वो मेरे पीछे पीछे आई और कहने लगी कि देखो, सोच लो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। मगर मैंने उसकी एक न सुनी। मैं अपने बच्चों को लेकर उसी के घर के आगे बैठ गई थी, क्योंकि रात हो चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वो औरत अपने दरवाजे पर आई और कहने लगी कि अभी भी सोच लो, तुम्हारी बेटी बीमार है, बेटा भूख से बिलख रहा है और तुम भी काफ़ी कमज़ोर हो गई हो। हालात से लड़ने की हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर। मैंने उसकी तरफ से अपना मुंह फेर लिया तो वो हंसते हुए कहने लगी कि जिस दिन बच्चों की भूख से हाथ कांपने लगेंगे तो खुद ब खुद आ जाएगी। मैंने बच्चों को संभाला और वहाँ से उठकर दूसरे रास्ते पर चली गई। सारी रात में चलती रही और मेरे बच्चों के छोटे छोटे पैर भी चलते चलते थक गए थे। मुझे लगा कि कोई तो मेरी मदद करेगा, लेकिन रात से दिन हो गया था। मैं और बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए थे। अब हमारे शरीर में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। गाड़ियाँ इधर से उधर दौड़ रही थी, लोग अपने कामों में बिजी हो गए थे, मगर मुझ पर कोई रहम करने वाला नहीं था। मैं इधर उधर के घरों में काम तलाश करने लगी, लेकिन हर जगह मुझे नाकामी मिली। कोई भी मुझे अपने घर काम पर रखने के लिए तैयार नहीं था। मेरा बेटा थककर ज़मीन पर बैठ गया और कहने लगा, मम्मी अब नहीं चला जाता। मैंने कहा, बस बेटा, थोड़ा और हौसला रखो, ऊपर वाला ज़रूर रास्ता निकालेगा। दूसरा दिन भी इसी तरह से निकल गया था और दिन ढलने लगा था। मुझे एक बड़ा सा खाली प्लाट दिखाई दिया तो मैं अपने बच्चों को लेकर वहाँ चली गई। बच्चों को मैंने लेटने के लिए कहा और मैं खुद एक तरफ सर पकड़कर बैठ गई थी। धूप और थकान से शरीर बेजान हो रहा था। कुछ ऐसा ही हाल मेरे बच्चों का भी था। मुझे उन पर बहुत ख्याल आ रहा था। मैं अपना सर पकड़कर और आंखें बंद करके रो रही थी जब किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही मैंने अपना सर उठाकर देखा तो ये मेरी बचपन की सहेली थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं मासी के घर रहा करती थी तो वो उनके पड़ोस वाले घर में ही रहती थी। मेरी बहुत अच्छी सहेली बन गई थी। हम दोनों ज़्यादातर एक दूसरे से छत पर बातें किया करते थे। कभी कभी मैं उसके घर चली जाती तो कभी कभी वो मासी के घर आ जाती थी। वो एक तरह से मेरी हमदर्द थी। लेकिन मेरी शादी से पहले उसकी शादी हो गई और वो शादी करके कहीं दूसरे शहर में चली गई थी। आज इतने सालों बाद उसे अपनी आंखों के सामने देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे अपने गले से लगा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बहुत समय के बाद किसी अपने को देखा है। उसने चौंक कर कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो अंजना? मैंने इतना कहा कि मैंने सब कुछ खो दिया है राखी। उसने कहा कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मगर मैं उसे कुछ भी नहीं बता पा रही थी तो उसने कहा कि चलो मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलती हूँ। मैंने अपने बच्चों से कहा कि उठो बच्चों। राखी मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गई। वहाँ जाकर उसने मेरा और बच्चों का हुलिया ठीक करवाया और हमें पेट भरकर खाना खिलवाया। तब जाकर मेरे और बच्चों के अंदर बोलने की ताकत आई थी। राखी का घर बहुत बड़ा था। उसने बताया कि उसका पति ज़्यादातर बाहर होता है और वो अपने पति का बिजनेस संभाल रही है। उसकी ज़िंदगी देखकर मुझे अपनी ज़िंदगी याद आ रही थी। भले ही मेरी ज़िंदगी में इतना ऐशो आराम नहीं था, लेकिन मैं बहुत खुश थी। मगर अब तो मेरी ज़िंदगी जैसे बेरंग हो गई थी। पेट भरकर खाना खाने के बाद मेरे बच्चों के चेहरे पर भी थोड़ी रौनक आ गई थी। फिर मैंने उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारे बारे में सुनकर, लेकिन अब तुम क्या कर रही हो? सड़कों पर इधर उधर ऐसे ही घूमती रहोगी या अपने और बच्चों के लिए कुछ करोगी भी? मैंने कहा, क्या करूं यार, मैंने काफ़ी कोशिश कर ली, लोगों के घरों में काम भी ढूंढ लिया, इधर उधर धक्के भी खा लिए, लेकिन मुझे कोई कामयाबी नहीं मिली। उसने कहा कि देखो अंजना, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम मेरे घर में रह सकती हो, लेकिन अपने और बच्चों के बारे में सोचो, आखिर ऐसे कब तक चलेगा? मैंने कहा, मैं कोशिश कर रही हूँ, बस तुम मुझे कहीं नौकरी दिलवा दो। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। तुमने मुझे अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी, यही मेरे लिए बहुत है। उसने कहा, अरे नहीं यार, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी बचपन की दोस्त हो। मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी तो फिर और कौन देगा? मैंने उसे थैंक यू बोला। मेरे बच्चे यहाँ पर सुकून से रह रहे थे। राखी की शादी को काफ़ी समय हो गया था, लेकिन अभी तक उसके पास कोई औलाद नहीं थी। वो मेरे बच्चों को देखकर खुश हो रही थी। कह रही थी कि कब से मेरा घर सूना पड़ा हुआ था, तुम्हारे बच्चों के आ जाने से मेरे घर में रौनक आ गई। मुझे राखी के घर पर 2 दिन गुजर गए थे। मेरी बेटी, जिसकी तबीयत पहले से ख़राब चल रही थी,
अब जब उसको राखी के घर पर बुखार आया था, राखी उसे देखकर परेशान हो गई और कहने लगी, मैं अभी और इसी समय तुम्हें अस्पताल लेकर चलती हूँ। वो मुझे और मेरी बेटी कल्पना को अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गई। उसने अपने पैसे से मेरी बेटी का इलाज करवाया। जिस अस्पताल में वो मुझे लेकर आई थी, यहाँ के डॉक्टर उसके हस्बैंड के दोस्त थे। उसने न जाने डॉक्टर साहब से क्या बात की कि डॉक्टर साहब ने दवाई तो दी ही थी, लेकिन साथ में ये भी कहा कि मैडम, क्या आप यहाँ रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर सकती हैं? यहाँ रिसेप्शनिस्ट की जगह खाली है, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। मैंने अपनी आंखों में चमक भरकर डॉक्टर साहब की तरफ देखा। राखी कहने लगी कि फौरन हाँ कर दो, ऐसी नौकरी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी अंजना। मैंने अपने बच्चों की तरफ देखा जो इतने दिनों से काफ़ी परेशान और कमज़ोर हो गए थे। मैंने फ़ौरन इस नौकरी के लिए हाँ कर दी। हालांकि मैं ये काम नहीं जानती थी। ये अस्पताल मेरे ससुराल के मोहल्ले से थोड़ी ही दूरी पर बना हुआ था। मैं जानती थी कि राखी ने यहाँ भी मेरी मदद की है। शायद मैं उसका एहसान सारी ज़िंदगी ना भुला सकती। अगर दोस्त राखी जैसी होती है तो फिर मुझे अपनी दोस्ती पर गर्व था। राखी के घर आकर मेरे बच्चों को पेट भरकर खाना मिल रहा था, सुकून की ज़िंदगी मिल रही थी और वो यहाँ मुलायम बिस्तर पर सुकून की नींद सो रहे थे, जैसे न जाने कब से जागे हुए थे। मेरी बेटी की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। बेटी की तबीयत बेहतर हुई तो मैंने फ़ौरन ही अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। मैं यहाँ मन लगाकर काम करती, नंबर वगैरह लगाती और पेशेंट को उनकी रिपोर्ट्स दिखाया करती थी। मेरा काम डॉक्टर साहब को अच्छा लग रहा था। बच्चों के लिए दवाइयाँ भी मुझे यहाँ से फ्री मिल रही थी। लेकिन यहाँ काम करते हुए जब मुझे ससुराल के मोहल्ले के कुछ लोगों ने देखा तो फ़ौरन ये बात जाकर मेरी सास को बता दी कि आपकी बहू अस्पताल में नौकरी कर रही है। बस उस दिन के बाद से मेरी सास ने मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया। मेरी सास कहती कि पता नहीं किन रास्तों पर चलने लगी है, पता नहीं किन लोगों के साथ काम कर रही है, पता नहीं किन किन मर्दों के साथ रहने लगी है। मेरी सास ने एक बार फिर से मेरे कैरेक्टर पर भी कीचड़ उछाला था। मैंने एक बार फिर से सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अपनी मेहनत और सच्चाई पर कायम रही। अब मैं जान चुकी थी कि इज्जत खुद कमाई जाती है, किसी का मुंह नहीं रोका जा सकता। एक दिन डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि अंजना बहन, तुम क्यों परेशान रहती हो? तो मैंने उनको अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। उन्होंने मुझ पर रहम खाया और मेरी सैलरी बढ़ा दी थी। कुछ दिन गुजरे तो उन्होंने कहा कि अंजना, अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा। तुमने कभी सोचा ही नहीं कि तुम्हारे पास बच्चे हैं। सबसे बड़ी पावर तो बच्चे होते हैं। तुम चाहो तो अपनी ससुराल से अपने बच्चों का हक ले सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पति की जायदाद में तुम्हारे बच्चों का हक है और कानून तुम्हें तुम्हारे बच्चों का हक दिलवाकर ही रहेगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें आवाज़ उठानी होगी। तुम अपने ससुराल वालों पर केस कर दो। मैंने चौंक कर कहा कि केस अपने ससुराल वालों के खिलाफ? तो उन्होंने कहा कि हाँ, अपना हक मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर अग्रवाल ने सीरियस होकर कहा। मेरे अंदर सालों पुराने दबे हौसले को उठाया। मैंने दिल में फैसला कर लिया था कि अब ना तो मैं जुल्म सहूंगी और ना ही कुछ बर्दाश्त करूंगी। अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए अब मुझे अदालत के दरवाजे तक पहुंचना होगा। अस्पताल के रिसेप्शन पर बैठे बैठे मैंने कई बार खुद से सवाल किया था कि मैं क्या सच में इतनी मजबूत हो चुकी हूँ कि सच में लड़ सकती हूँ। डॉक्टर अग्रवाल की बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती थी और फिर मेरे दोस्त का सपोर्ट भी मुझे हिम्मत दिया करता था। कुछ दिन बाद राखी के हस्बैंड प्रतीक जब घर आए तो राखी ने उनको मेरे बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि बहन, आप अपने हक की लड़ाई लड़ो, हम आपके साथ हैं, हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुझे उन लोगों के सपोर्ट से बहुत हिम्मत मिली थी। भले ही ये लोग मुझे देर से मिले थे, लेकिन ऊपर वाले ने इन्हें मेरे लिए फरिश्ता बनाकर भेज दिया था। राखी, उसके हस्बैंड और डॉक्टर अग्रवाल का एहसान मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। राखी के हस्बैंड ने कहा कि बहन, डॉक्टर अग्रवाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हक लेने में बिल्कुल झिझक नहीं करनी चाहिए और फिर कानून भी इसकी इजाज़त देता है। जो कुछ आपके पति का था अब वो आपके बच्चों का हो गया। एक दिन जैसे ही काम ख़त्म हुआ तो मैं फ़ौरन डॉक्टर साहब के केबिन में गई और उनसे धीमी आवाज़ में कहा कि डॉक्टर साहब, मैं तैयार हूँ, अपने बच्चों का हक लेना चाहती हूँ। डॉक्टर अग्रवाल ने सर हिलाकर मुझे एक वकील का नंबर दिया। उन्होंने कहा कि एडवोकेट मिश्रा जी हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपकी काफ़ी सहायता करेंगे। मैंने उनका मोबाइल नंबर अपने पास संभाल कर रख लिया और डॉक्टर अग्रवाल जी का शुक्रिया अदा किया। मैंने ऊपर वाले का नाम लेकर आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया। अगले दिन जब मेरी वकील मिश्रा जी से मुलाकात हुई तो मैंने उनको अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि किस तरह मेरी सास ने मेरे पति के मरने के बाद मुझे तंग किया, मुझे और मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया।
और किस तरह मैं अपने बच्चों को लेकर दर दर की ठोकरें खाती रही थी। वकील ने मेरी पूरी बात ध्यान से सुनी और कहा कि आपका केस तो बहुत मजबूत है। आपके पति के प्रॉपर्टी में आपके बच्चों का भी हक है और कानूनी तौर पर ये साबित हो जाएगा। कार्यवाही की शुरुआत हो गई थी। सारे कागजात भी इकट्ठे कर लिए गए थे। मेरे पति की फैक्ट्री की सैलरी का रिकॉर्ड, दुकानों की रजिस्ट्रियाँ जो मेरे ससुर ने अपने कब्जे में कर रखी हुई थी। पहले नोटिस जब मेरे ससुराल पहुंचा तो मेरे सास ससुर परेशान हो गए और पूरे मोहल्ले में हलचल मच गई थी। मोहल्ले की औरतें आपस में बातें कर रही थी कि देखो तो सही, विधवा होकर भी अपने सास ससुर पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। ज़माना कितना ख़राब हो गया। मेरी सास ने मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करके मेरी बुराइयां करनी शुरू कर दी। कहने लगी कि देखो दुनिया वालों, बेटे की विधवा हमें किस तरह से सता रही है। हम बूढ़े पति पत्नी का सहारा हमसे छीन रही है। हमारा सब कुछ हमसे हड़पना चाहती है। मुझे जैसे जैसे अपनी सास की बातें पता चलती रहीं, मैं खामोशी से सुनती रही। अब मेरा मकसद सिर्फ अपने बच्चों का हक दिलवाना था। दुनिया की बातें मेरे लिए अब कोई मतलब नहीं रखती थी। अदालत में पेशियां शुरू हो गई थी। मेरे सास ससुर की आंखों में इल्ज़ाम और बेबसी सब नज़र आ रही थी। एक दिन अदालत के बाहर मेरी सास मेरे करीब आकर कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आई हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर? अपने शरीफ ससुर को कहीं तो सर उठाकर जीने दो। मेरे ससुर जी बिल्कुल खामोश खड़े हुए थे, कमर में हाथ बांधे हुए थे। मैं समझ गई थी कि वो मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन अब उनकी नाराज़गी मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखती थी। मैं जानती थी कि वो भी तो मुझे बहुत बुरा समझते थे। मैंने अपनी सास की आंखों में आंखें डालकर पहली बार बात की और उनसे कहा कि मुझे सिर्फ अपने बच्चों का हक चाहिए, इससे ज़्यादा कभी मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। हाँ, हर बार आपके आगे हाथ जोड़कर कहती कि मेरे बच्चों के बारे में सोचिए, वो भूखे हैं, वो बीमार हैं। लेकिन आपने क्या किया? कभी मेरे बच्चों के बारे में सोचा? हमेशा मैंने आपके हर जुल्म को बर्दाश्त किया, लेकिन अब नहीं। अब अगर मुझे अपने बच्चों के हक के लिए लड़ना पड़ेगा तो मैं लड़ूंगी। अगर उनका हक छीनना पड़ेगा तो मैं छीन भी लूँगी। मेरे सास ससुर ने जब मुझे इस तरह भड़कते हुए देखा तो दोनों खामोश हो गए। कुछ महीने मुकदमा इसी तरह से चलता रहा। मुझे, राखी, उसके हस्बैंड और डॉक्टर अग्रवाल इसी तरह से हौसला देते रहते थे कि हिम्मत मत हारना, तुम्हारे हक में फ़ैसला ज़रूर होगा। वक्त लगेगा, लेकिन एक न एक दिन तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को तुम्हारा हक ज़रूर मिलेगा। अस्पताल में मेरी नौकरी भी अब परमानेंट हो चुकी थी। मैंने अपनी मेहनत से सबका भरोसा जीत लिया था। बच्चे भी अब सुकून से रहने लगे थे। बेटा स्कूल जाने लगा था। बेटी की तबीयत भी संभल रही थी। एक दिन अदालत में फ़ैसला सुनाया गया, जिसकी गूंज ने साफ कह दिया कि मेरे बच्चों को उनके पिता की जायदाद का हिस्सा दे दिया जाए। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। ये सिर्फ कानूनी जीत नहीं थी, ये मेरी गैरत, सब्र, मेहनत और इज्जत की जीत थी। मेरे सास ससुर भरी अदालत में शर्मिंदा हो गए थे। वो जो अपने बेटे का हक उसके बच्चों को नहीं देना चाहते थे, बल्कि समझते थे कि सारी ज़िंदगी उन्होंने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा कर दिया, बस उसका और उसकी औलाद का हक अदा हो गया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके बेटे के बच्चों को अपने पिता के हिस्से की बहुत ज़रूरत थी। अक्सर देखा जाता है कि जो पिता का होता है वो सब कुछ मरने के बाद उसके बच्चों का होता है। मेरे सास ससुर चाहते थे कि उनका बेटा मर गया, अब बेटे ने जो कमाया वो भी अपने पास रखा और ख़ुद ने जो कमाया वो भी अपने पास रखा। उसमें से वो मुझे और मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया। मगर उन्हें ये नहीं पता था कि हर इंसान का वक्त एक जैसा नहीं रहता। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया था, मगर जब बात मेरे बच्चों की सेहत और उनकी भूख पर आई तो मैं खुद पर काबू न कर सकी और वो कदम उठा लिया जिसको उठाते समय मैं बार बार अपने पति के बारे में सोच रही थी। मैंने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। मैंने अपने बेटे से कहा कि देखो बेटा, अब हमारी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे मासूम बच्चे कहने लगे कि मम्मी, कि अब हम भूखे नहीं सोएंगे। मैंने कहा नहीं बेटा, अब हमारी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे सबने बधाइयाँ दी। कुछ दिन के बाद मुझे डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि अब तुम्हें अपने हिस्से की ज़मीन और दुकानों पर कब्जा करना होगा। चाहे तो कानूनी तरीके से उसकी निगरानी भी हो सकती है। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि सब कुछ उसूल के मुताबिक हो, न जुल्म न ज़्यादती। मुझे मेरी ससुराल के घर में से भी आधा हिस्सा दे दिया गया था और मेरे ससुर की जितनी दुकानें थीं उनमें से भी आधी दुकानें मुझे दे दी गई थीं। जितना किराया अब मेरे पास आने लगा था, घर का आधा हिस्सा जो मुझे मिल गया था, वहाँ पर मैं अपने बच्चों को लेकर शिफ्ट हो गई थी और अस्पताल में वही नौकरी कर रही थी जो कि किया करती थी।
मेरे बच्चे दादा दादी के पास जाने के लिए तरसते थे, लेकिन मैंने उनको बोल दिया था कि जब तुम्हारे दादा दादी को तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं है तो उनसे बात करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे सास ससुर सारा दिन घर में अकेले रहते थे। उनको इस बात का सदमा बहुत बुरी तरह से लगा था कि उनकी बहू, जो कि पहले बहुत कमज़ोर हुआ करती थी, अब इतनी ताकतवर हो गई कि उसने अपना हक छीन लिया। मैं बच्चों को स्कूल भेज दिया करती थी और ख़ुद सारा दिन नौकरी पर रहती थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। ज़िंदगी अब थोड़ी सुकून में आ गई थी, लेकिन अब मेरे सास ससुर बुरी तरह से बीमार रहने लगे थे। मेरे ससुर के जोड़ों में दर्द रहता था, जिसकी वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पाते थे। और मेरी सास, एक रात तो उनकी इतनी बुरी तरह से तबीयत ख़राब हो गई कि ससुर जी मेरे हिस्से में आए, मेरे कमरे का दरवाज़ा बजाकर कहने लगे कि बहू, कुछ भी करो, अपनी सास को अस्पताल लेकर चलो। मैंने देखा कि मेरे ससुर की आंखों में शर्मिंदगी थी। मैं फ़ौरन ही अपनी सास के पास भागकर गई तो देखा कि माँ जी ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। मैंने फ़ौरन अस्पताल की ही एम्बुलेंस को फ़ोन किया और माँ जी को लेकर अस्पताल गई। वहाँ पहुँचकर डॉक्टर साहब ने बताया कि तुम्हारी सास को पैरालाइज का अटैक हुआ है, जिसकी वजह से उनका आधा शरीर काम करना बंद कर चुका है। उन्हें इलाज की ज़रूरत है। काफ़ी समय तक मेरी सास का अस्पताल में इलाज चलता रहा। मेरे ससुर जी पत्नी के बीमार होने से और ज़्यादा सदमे में आ गए थे। दोनों पति पत्नी हमेशा गमगीन रहते थे। मैं जो पहले अपनी सास ससुर पर ध्यान नहीं दे रही थी, अब सास के बीमार होने से उनकी सेवा करने लगी थी। मेरी सास, जो हमेशा कड़वा बोलती थी, अब आंखों में आंसू लेकर हाथ जोड़कर मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगती थी, लेकिन मैं तो उनको न जाने कब की माफ़ कर चुकी थी। मेरे बच्चे सुकून से थे, उन्हें अच्छी शिक्षा मिल रही थी, उनके सर पर छत थी और वो पेट भरकर खाना खाया करते थे। यही मेरे लिए बहुत था। मेरी सास बहुत शर्मिंदा हुआ करती थी। ससुर जी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते कि बहू, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे और बच्चों के साथ बहुत बुरा किया, फिर भी तुम हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहती हो, यहाँ आकर हमारी सेवा करती हो। मैंने अपने ससुर जी से कहा कि आप लोगों ने सोच लिया था कि आपका बेटा मर गया तो मैं और मेरे बच्चे भी आपके लिए मर गए, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा पति मर गया तो उसके माता पिता भी मेरे लिए मर गए। मेरे सास ससुर फूट फूट कर रोने लगे। मैंने उनको माफ़ कर दिया और कहा कि मेरे बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल कर रहे हैं, खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। अगर आप लोग अपनी पुरानी गलतियों को भूल जाएं तो सब कुछ पहले से ज़्यादा बेहतर हो सकता है। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने मुझे और बच्चों को गले से लगा लिया। मेरी सास हाथ जोड़कर कहने लगी कि बेटा, हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, क्योंकि वो जानती थी कि मैं भले ही एक घर में रहती थी, लेकिन अपनी सास की तरफ अपना कोई काम नहीं करती थी, खाना नहीं खाती थी, सिर्फ उन लोगों का काम करके वापस आ जाया करती थी। और उन्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं उनके पास जाती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ, लेकिन ना तो मेरे बच्चे उनके पास जाते हैं और ना ही मैं उनके साथ ठीक से बात करती हूँ। सब कुछ ठीक हो गया। मेरे सास ससुर को अपनी गलती का एहसास हो गया। मोहल्ले के लोग जो कभी मेरी सास की बुराइयों पर साथ साथ मेरी बुराइयां किया करते थे, अब मेरी तारीफ करने लगे कि ये वही औरत है जिसे इसके सास ससुर ने हमेशा बुरा भला कहा और अब ये अपने सास ससुर की कितनी सेवा करती है। वक्त गुजरता गया, मैं पुराना समय भूल गई थी। मेरी सेवा और मेरी सास को अच्छा इलाज मिलने पर वो धीरे धीरे ठीक हो गई। ससुर जी की तबीयत अभी ज़्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन घर में खुशियाँ थी। वो जो पहले मेरे बच्चों को हमेशा डांटते रहते थे, अब हमेशा उन पर प्यार लुटाया करते थे। अब तो मेरी ज़िंदगी में भले ही खुशियाँ हैं, लेकिन मैं ये बात अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि अपने हक की लड़ाई जब तक मैं नहीं लड़ती तब तक कमज़ोर रहती। हर औरत को अपने लिए लड़ना ज़रूरी है। अगर वो लड़ेगी नहीं तो दुनिया उसे इसी तरह से दबाती रहेगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।